ओके बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। मान लीजिए आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। हो सकता है डायग्राम में आपको रेगुलर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन ये रेगुलर हेक्सागन मैंने ली है जिसकी प्रत्येक साइड क्या है, ए, इक्वल साइड है इसकी सारी की सारी, ठीक है। तो अब हमें इसके प्रत्येक हर एक वर्टेक्स के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर जगह हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके हर वर्टेक्स को इसके सेंटर से मिला देंगे, ठीक है। अब देखो हेक्सागन के केस में जो वर्टेक्स और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है इसकी एक साइड की इक्वल। इस साइड क्या ए, तो ये भी क्या होगी, ए के इक्वल। अब बात आती है कि सर ये ए कैसे आई। चलो देखिए, जब हेक्सागन है तो अब यहाँ पे देखो ये जो सभी एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसी प्रकार ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये टोटल एंगल किसके इक्वल होने चाहिए, 360 के इक्वल, ठीक है। और एंगल देखो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब रेगुलर हेक्सागन होगी तो फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का, सारे एंगल किसके हो गए, 60 के। तो ओके, तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया, फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। तो देखो अगर ये दोनों साइड इसकी क्या होंगी, अब ऑब्वियस सी बात है जब रेगुलर हेक्सागन है तो ये साइड्स दोनों इक्वल होंगी, ये साइड भी और ये साइड भी। तो ये साइड मान लिया मैंने क्या है, एक्स के इक्वल, तो ये भी किसके होगी, एक्स के इक्वल। ओके, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, ठीक है, उनका टोटल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, तो ये भी 60 डिग्री के होंगे। और तो ये क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड भी और ये साइड भी, तीनों साइड क्या होगी यहाँ पर इक्वल। तो अगर ये साइड ए है तो ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए, ठीक है। तो पता चला कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए कैसे आई, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सभी किसके इक्वल होंगी, ए के इक्वल। अब देखो बेटा, अब ऑब्वियस सी बात है जब सभी के ऊपर एक जैसा चार्ज रखा है तो इस केस के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे, ठीक है, फाइंड E net at center of hexagon, at the center of hexagon, ठीक है। इस हेक्सागन है, इसके सेंटर पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई नेट क्या होगा यहाँ पर, आप देखोगे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसके जो ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है उस पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसी प्रकार ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज इसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे रखा है तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसी प्रकार ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फिर से हमने क्या ले ली, रेगुलर हेक्सागन, इसके सेंटर पे भी हमें क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखो, इसकी हर एक साइड ए और ए है, ठीक है। इसके देखो इस वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज, इस वर्टेक्स पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस वर्टेक्स पे भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पे माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स को और सेंटर को मिला देंगे हम आपस में, और एक वर्टेक्स से, किसी एक वर्टेक्स से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए। तो ये साइड भी ए, ये 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 भी ए, ठीक है। ये सारी की सारी साइड, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, 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 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सारी की सारी क्या हो गई, ए। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये क्या मान लिया, इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या मान लिया मैंने, ई।
अब इसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे हम देखेंगे तो कैसे चार्ज रखा हुआ -q, तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E + E यानी कि 2E। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको कंसीडर करते हैं। जब इसको कंसीडर करेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस -q चार्ज की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2E। इसी प्रकार जब इसको कंसीडर करेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इस -q की वजह से, यानी कि इनका देखो नेचर अलग है, ये पॉजिटिव, ये +q चार्ज है, -q चार्ज है। ठीक है, तो +q चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, और -k में यानी कि -q के केस के अंदर कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर भी इसकी वजह से E और इसकी वजह से भी E, तो E + E जुड़ के क्या हो जाएगा, 2E। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा केस बन गया बेटा हमारे पास। तो ये भी क्या है, 2E, ये भी क्या है, 2E, और ये भी क्या है, 2E। ठीक है, 3 वेक्टर है, तीनों की तीनों वेक्टर सेम है। ओके, देखो हमने रेगुलर हेक्सागन की जब हम बात कर रहे थे पीछे, तो हमने क्या बताया था कि इन सभी के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक का एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, और यहां से यहां तक का एंगल भी कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हमने जो पीछे हमने ट्रिक बताई थी, उन ट्रिक्स के बेस पे इनको सोल्व कर लेंगे। तो एक बार क्या कीजिए, इसको सोल्व करने के लिए इस वेक्टर को भूल जाइए, इस बीच वाले वेक्टर को भूल जाइए। जब इस वेक्टर को भूल जाएंगे तो ये एंगल कितना हो गया, 60 + 60 120 डिग्री, कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके, ये वेक्टर कितना है, 2E, ये वेक्टर भी कितना है, 2E, 2E और 2E। ठीक है, जब हमने क्या कहा था, जब दोनों वेक्टर सेम होंगे, जब दोनों वेक्टर सेम होंगे और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, तो उस केस में जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, इनमें से किसी एक वेक्टर के, चाहे ये वेक्टर मान लो चाहे ये वेक्टर मान लो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2E। ओके, अब देखो एक वेक्टर ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, 2E, और एक इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट आ गया इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, तो नेट रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, 4 × में E। ठीक है, 2E + 2E। ओके, अब देखो 4E, E हमें निकालना पड़ेगा, क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सबसे पहले क्या होगा, वही है K//में r², और r किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो क्या लिखूंगा, K//में A², K//में A², क्योंकि r क्या है, वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और वर्टेक्स और सेंटर के बीच की डिस्टेंस हेक्सागन के केस में क्या है, A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, K//में A²। चलिए ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो, लेकिन हमारा ये तो बात हुई किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसके इक्वल आया है, 4E के इक्वल, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ठीक है, तो E नेट किसके इक्वल हो जाए, अच्छा इधर मैंने लिखा E नेट = में 4E, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो E नेट क्या होगा, 4 × में K//में A²। ठीक है, ये क्या आ गया इसका रिजल्ट। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमने क्या ले लिया, क्यूब ले ली, जिसकी हर एक साइड A है, मैंने सिर्फ एक ही जगह लिखी है यहाँ पर A। ठीक है, इसके हर एक वर्टेक्स के ऊपर +q चार्ज, +q चार्ज, +q चार्ज, +q चार्ज, +q चार्ज, +q चार्ज, +q चार्ज और +q चार्ज, यानी कि हर एक वर्टेक्स पर +q चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए इस क्यूब के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फाइंड E नेट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। इस क्यूब के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, क्या होगा। तो देखो बेटा, अब देखो सिंपली देखने से ही पता लग रहा है, सिमेट्री की वजह से क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, क्या आएगा, E नेट क्या आएगा यहाँ पर 0। कैसे, देखो अब ये +q चार्ज है, फॉर एग्जांपल हमने ये वर्टेक्स कंसीडर कर लिया, तो ये क्या है, +q चार्ज, इसकी वजह से इसके जो ऑपोजिट चार्ज कौन सा, अच्छा इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, इसके ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, ये वाला। ठीक है, यानी कि ये +q चार्ज, इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये इन दोनों चार्जेज जो मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार अब हमने मान लिया, अगर हम ये चार्ज मानते हैं, ठीक है, ये चार्ज जब हम मानेंगे तो इसके ऑपोजिट में कौन सा चार्ज होगा, ये वाला चार्ज।
तो इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये वाला और ये वाला। जब ये दोनों ऑपोजिट होंगे तो इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और इसी प्रकार क्या बच गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन दोनों चार्ज की वजह से वो भी क्या होगा, 0। तो अब देखो सारे के सारे जो ऑपोजिट वर्टेक्स के चार्जेज है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, ट्यूब के सेंटर पे 0। ओके बेटा, नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।